आप देख रहे हैं भूतिया विला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया घटना और ला सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज के समय में ट्रक ड्राइवर की जिंदगी कैसी होती है ये तो आप सभी को मालूम होगा ही। और कभी कभी तो रात के समय ऐसी आपत्ति भी आ जाती है जिससे सामना करना बेहद कठिन हो जाता है। ऐसे ही एक रात ऐसी घटना मेरे साथ घटित हुई जिसने मेरे होश उड़ाकर रख दिए। आखिर क्या हुआ था उस रात, आइए जानते हैं आज की इस कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं और उस रात मैं और विनोद, जो मेरा क्लासी था, हम दोनों गाड़ी लोड करने के बाद निकले। शाम तक हमारी गाड़ी लोड हो चुकी थी और जैसे ही एग्जिट पास हाथ में आकर कंपनी का गेट खुला तभी हम निकल पड़े हमारे सफर के लिए। मगर सफर काफी ठंडा था क्योंकि सर्दी का मौसम था और उस वक्त ऊपर से हाईवे के दोनों तरफ जंगल ही जंगल था, जिस वजह से तापमान में और ज्यादा गिरावट थी। वैसे तो गाड़ी के शीशे झड़े हुए थे लेकिन फिर भी ठंड काफी महसूस हो रही थी। अब डर सिर्फ इस बात का था कि कहीं ठंड की वजह से गाड़ी का इंजन बंद ना पड़ जाए। और जब मुझे गाड़ी को रेलवे फाटक पर रोकना पड़ा तो मेरा डर सच होता नजर आ रहा था। वैसे तो मैंने इंजन ऑन ही रखा था, मगर तकरीबन 10 मिनट तक रेलवे फाटक पर रुके रहने के बाद भी ट्रेन नहीं आई तो मेरी चिंता और भी बढ़ने लगी, क्योंकि ज्यादा देर तक ट्रक ऑन रखने का मतलब फालतू का डीजल फूंकना है और इंजन ऑफ किया तो कहीं बंद ना पड़ जाए। फिर इसी बीच विनोद गाड़ी से नीचे उतरा और रेलवे फाटक के पास जाकर रेलवे ट्रैक के दोनों ओर देखने लगा। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद विनोद रेलवे फाटक को पार करके उसके दूसरी तरफ, यानी कि रेलवे ट्रैक के बीचों बीच खड़ा हो गया। उसे रेलवे ट्रैक के बीचों बीच खड़ा देखकर मैं चिल्लाते हुए बोला, अरे पागल वागल हो गया है क्या? वहां क्यों खड़ा है? ट्रेन को बुला रहा है क्या? चल हट, वहां से नहीं तो बेमतलब का मारा जाएगा। मगर विनोद मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही हो। मगर तभी मुझे ट्रेन का हॉर्न सुनाई पड़ा। ट्रेन का हॉर्न सुनते ही मैं और जोर से चिल्लाते हुए बोला, अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या तुझे? हट जा, वहां से ट्रेन आ रही है। मगर वो अभी भी वहीं ट्रैक पर स्थिर खड़ा था। मैं विनोद को रेलवे ट्रैक से हटाने के लिए गाड़ी से उतरने ही वाला था कि उस ट्रैक पर मुझे ट्रेन आती हुई नजर आई। अब मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं उसके पास जाकर उसे ट्रैक से हटा सकूं, मगर मैं फिर भी उसे ट्रैक से हटाने के लिए पूरी जान से उसकी ओर दौड़ा। इससे पहले मैं उस तक पहुंचता कि ट्रेन उसे कुचलते हुए वहां से निकल गई। मैं उस वक्त इतने सदमे में था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैं वहीं अपना सिर पकड़कर नीचे बैठ गया और मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। अब तक ट्रेन वहां से जा चुकी थी, मगर अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं सर उठाकर सामने ट्रैक की ओर देखूं। अभी मेरे मन में बहुत से सवाल चल ही रहे थे कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अरे ड्राइवर साहब, यहां क्या मुंह लटकाकर बैठे हो? चलो, गेट खुल गया है। यह बोलकर विनोद गाड़ी में जाकर बैठ गया तो वहीं अब मैं उसे सही सलामत देखकर और भी ज्यादा सदमे में पड़ गया था कि आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ। उस वक्त मैं कुछ भी समझने की स्थिति में नहीं था। फिर मैं वहां से उठा और गाड़ी में जाकर बैठ गया। मेरी नजरें अभी भी विनोद पर ही थी, जिस पर विनोद ने मुझसे कहा, अरे ड्राइवर साहब, क्या मुझे ही घूरते रहोगे? चलो निकालो गाड़ी अब यहां से। फिर मैंने भी गाड़ी स्टार्ट की और रेलवे फाटक क्रॉस करते हुए वहां से आगे निकल गए। रास्ते में अभी भी मेरा गाड़ी चलाते वक्त पूरा ध्यान विनोद पर ही था और वही विनोद बड़े आराम से गाड़ी में बैठा हुआ था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। मगर तभी विनोद के फोन की रिंग बजी। फिर उसने फोन उठाया तो उसे सामने वाले की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, तो उसने मुझे गाड़ी रोकने को कहा और जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी तो वह गाड़ी से उतरकर सड़क पर हेलो हेलो करने लगा। फिर जब मोबाइल में सिग्नल आया तो वह बात करते करते सड़क के दूसरी तरफ चला गया।
कुछ देर बाद जब उसकी बात खत्म हुई तो उसने फोन रखा और गाड़ी की तरफ मुड़ा। वह अभी गाड़ी की तरफ मुड़ा ही था कि पता नहीं वह वापस पीछे की ओर मुड़ गया और पीछे बने एक गड्ढे में झांकने लगा। जैसे ही उसने उस गड्ढे की तरफ अपना मुंह किया कि एकदम से नीचे से एक हाथ बाहर आया और उसकी गर्दन पकड़कर उसे गड्ढे में खींच लिया। यह देखकर तो मेरे पांव तले जमीन खिसक गई और मैंने तभी गाड़ी वहां से निकालने के लिए गाड़ी स्टार्ट की। लेकिन विनोद की चीख पुकार सुनकर मैं ना चाहते हुए भी गाड़ी से नीचे उतरा और उस गड्ढे की तरफ बढ़ा। जब मैं उस गड्ढे की तरफ धीमे धीमे बढ़ रहा था तो मेरी नजर उसी गड्ढे के दूसरे तरफ एक बड़े से पेड़ पर पड़ी जिसमें बहुत सी किले और बोतलें लटकी हुई थी। उस पेड़ को देखकर मुझे अलग से डर लगने लगा था। तभी विनोद बहुत ही जोर से चिल्लाया और उसके बाद उसकी चीखें आनी बंद हो गई। मैं भी कुछ पल के लिए वहीं रुक गया और सोचने लगा कि गड्ढे की तरफ बढ़ना सही रहेगा या नहीं। आखिरकार मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और उस गड्ढे की तरफ बढ़ा। गड्ढे के पास पहुंचकर जब मैं उस गड्ढे में झांका तो पाया कि एक सफेद बालों वाली औरत विनोद का सीना फाड़कर उसके अंदर के हिस्से को खा रही थी। मैं यह सब देखते ही उल्टे पांव पीछे वापस गाड़ी की ओर दौड़ा और जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की। फिर वहां से निकलने के बाद जब मैं काफी दूर आ गया तो एक बस्ती के पास मैंने गाड़ी रोकी जहां अभी भी कुछ लोग सड़क के किनारे आग तप रहे थे। मैं उन्हें देखते ही उनके बीच जाकर बैठ गया और मैं अभी भी थरथरा रहा था, जिस वजह से उन लोगों ने मुझे मेरे कांपने का कारण पूछ लिया। तो मैंने डरते डरते उन्हें सारी बात बता दी। मेरी बातें सुनने के बाद उन्होंने बताया कि तुम्हारा दोस्त अब खत्म हो चुका है, क्योंकि जिस गड्ढे की तुम बात कर रहे हो वह कोई मामूली गड्ढा नहीं है। गांव के तांत्रिकों ने मिलकर उस गड्ढे को बनाया है जहां वह बुरी आत्माओं को हमेशा हमेशा के लिए कैद कर देते हैं, वो भी उस पेड़ पर टंगी बोतलों में। अगर वह बोतलें किसी वजह से टूट भी जाती है तो वह आत्माएं उस गड्ढे से बाहर नहीं आ पाती। और तुमने तो वो पेड़ देखा ही होगा जिसमें बहुत सी किले थी। वह किले मंत्रों से बंधी हुई है जिसकी शक्ति से वह आत्माएं वहां से दूर नहीं आ पाती। यह सब सुनने के बाद मैं मायूस होकर अपने घर लौट आया और विनोद के घर वालों को खबर देते ही उसके घर वालों ने मुझे ही उसकी मौत का जिम्मेदार माना और आज भी मानते हैं। मगर उस दिन के बाद से मैंने ट्रक ड्राइवरी छोड़ दी और अपने गांव में ही एक छोटी सी चाय की दुकान चलाता हूं। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।